सबसे पहले तो बात करें कि हम लोग को कौन सा पीरियड पढ़ना है। महाजनपद हो गया। कहा गया कि महाजनपद ये कब किस ईस्वी की बात है बउआ? 600 ईस्वी की बात है। मतलब महाजनपद पीरियड जो है 600 ईस्वी पूर्व की बात है। ठीक है। अब कहा गया कि इस महाजनपद को हम लोग सूत्र की काल कहते हैं। सूत्र काल के सेंस समझते हैं क्या? सूत्र में होता क्या है? हाँ, इसको धर्म की काल भी कहते हैं, इसलिए क्या कहा गया, इसे सूत्र काल भी कहते हैं। हो गया। धर्म का काल कहने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इस समय में बहुत सारे धर्म काफी उत्थान में आए। जैसे बौद्ध धर्म देख रहे हैं, जैन धर्म देख रहे हैं, ब्राह्मण धर्म देख रहे हैं। क्या हिंदू धर्म है? अभी हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। जो ब्राह्मण धर्म है वही हिंदू धर्म रहेगा। समझ गए ना? तो कहा गया कि 600 ईस्वी पूर्व ये इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है बउआ? इस पीरियड का मुख्य जिम्मेदार कौन है? लोहा। कहा गया कि इसका मुख्य जिम्मेदार धातु है लोहा। इसी के कारण ये महाजनपद 16 महाजनपद का विकास हुआ। क्यों? हाँ, अब कहा जा रहा है कि लोहा क्यों माना गया बउआ? क्योंकि पहली बार कृषि का प्रयोग लोहा में हो रहा है ना? पहली बार कृषि का प्रयोग लोहा में हो। बात को समझिए पहले। पहली बार लोहा का प्रयोग कृषि में होने के कारण उस उत्पादन अधिशेष हो गया। आई बात समझ में? उत्पादन अधिशेष हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि अधिशेष होने के बाद लोग धीरे धीरे शहर का विकास करना शुरू कर दिया और उसी प्रकार 16 शहर का विकास हुआ। मतलब 16 नगर का विकास हुआ, जिसे क्या कहा गया है? महाजनपद। यहाँ तक बहुत ठीक ठाक है। अब सवाल ये उठता है कि जो महाजनपद की बातें हैं ये हमको किस पुस्तक से मिलता है? महाजनपद की जो बातें हैं, 16 महाजनपद की बात जो कहा जा रहा है, ये सारी बातें हमको किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो 2 धार्मिक ग्रंथ है। कौन कौन बउआ? किसका किसका होगा? जैन और बौद्ध का। अब जैन की अगर हम बात करें तो जैन का कौन सा पुस्तक है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? भगवती सूत्र। हो गया। ये जैन का क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। एक बात केवल मान के चलिए, जितना भी सूत्र की बात आएगा ना, एकदम आंख बंद करके मार देना जैन। ठीक है। दूसरी चीजें आ गया बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का कौन सा पुस्तक है बउआ? अंगुत्तर निकाय। हो गया। ये दोनों पुस्तक से हमें महाजनपद 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। वहीं से हम लोग पढ़ते हैं कि महाजनपद का 16 महाजनपद कौन कहाँ था, ये सारी बात हो गया। अब कहा गया कि 16 महाजनपद में 2 महाजनपद तो भारत के बाहर देखा गया। 15 महाजनपद जो है वह यहाँ कौन सा नदी होगा बउआ? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती यही ना है, ये 2 यूनिक नदी है ना। अब कहा गया कि ये नर्मदा नदी के उत्तर 15 देखा गया, जबकि नर्मदा से दक्षिण 1 नदी देखा गया। सॉरी, नदी नहीं, महाजनपद। यहाँ के बाद टोटल 15 ही ना होगा, 1 नीचे है। ये तो उस समय इसी का ना पार्ट था। हो गया। अब कहा गया कि ये 15 जो हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें 3 अकेले बिहार है, 2 गो भारत से बाहर है, हो गया, और 2 गो मध्य प्रदेश में है। अब आइए, भारत से बाहर जो है उसको क्या कहा गया बउआ? भारत से बाहर जो है इसको क्या कहेंगे? कंबोज। इसको क्या कहेंगे? राजधानी कहाँ कहेंगे? हाटक। चलो बहुत अच्छा। इसकी ये कौन सा है? गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ कहेंगे? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय याद है? चलिए, अब कहा गया कि 2 तो हम उधर देख लिए, एक बाहर वाला देख लेते हैं, सॉरी नर्मदा के नीचे वाला देख लेते हैं। ये कौन सा है बउआ? अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोतना। हो गया। अस्मक की राजधानी कहाँ? पोतना। अब हम देखिए क्या है, 16 महाजनपद है, वो सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नर्मदा के दक्षिण है, ये सिंगल है। ये वैसे राज्य जहां
एकाध रहेगा उसको परीक्षा में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, समझ गए। अब बिहार है तो बिहार में 3 गो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछेगा कि ये महाजनपद कहाँ है। सवाल ये उठेगा कि इस बेल्ट में कौन सा महाजनपद है? मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य। इसकी राजधानी कहाँ है बउआ? विराटनगर। यहाँ तक तो आप लोग कंप्लीट है। अब ये बिहार में 3 हो गया, ये आपका ऐसे ले लेते हैं, इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं ऐसे गंगा और यहाँ से निकालते हैं यमुना, हो गया। ये उत्तराखंड के बेल्ट से निकलेगा। बउआ देखो, ये गंगा नदी हो गया और ये यमुना नदी हो गया। अब कहा जा रहा है कि 3 जो आप ऐसे देख रहे हैं उसमें क्या है बउआ? एक जो महाजनपद है वह गंगा से दूर है। एक महाजनपद जो है, अरे छोटी यहाँ देखो, ये जो देख रहे हैं एक महाजनपद है वह गंगा से दूर है, वह कौन सा होगा? मगध। मगध और गंगा देख रहे हैं ना कितना डिस्टेंस में है, जबकि भागलपुर देख रहे हैं गंगा के किनारे है, वैशाली देख रहे हैं गंगा के किनारे है, हो गया। यहाँ तक तो हम लोग 3 को कंप्लीट कर लिए। ये तीनों कौन कौन है पता है ना बउआ? ये कौन सा महाजनपद होगा? अंग। अंग की राजधानी कहाँ होगा? चंपा। अंग अभी तत्काल का कौन सा बेल्ट है बउआ? भागलपुर मुंगेर वाला जो अभी का बेल्ट है वो आपका हो जाएगा। चलिए अब ये जो देख रहे हैं ये कौन सा होगा? मगध। मगध अभी तत्काल कौन सा बेल्ट है? गया जहानाबाद वाला बेल्ट है। चलिए ये जो देख रहे हैं बज्जी, ये क्या हो गया? बज्जी। ये बज्जी का राजधानी कहाँ होगा? वैशाली, हो गया। अब बताइए, ये तो मगध हो ही गया। अब कहा गया कि यहां से जब हम बिहार से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, कौन सा स्टेट मीन करेंगे? बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बेल्ट में जाइए तो सबसे पहले मिलेगा बनारस, है ना। तो बनारस जो है वो देख रहे हैं, उसको अभी तत्काल का नाम क्या है बनारस का? वाराणसी। हाँ, और जो काशी बोल रही है ना वही काशी महाजनपद है, समझ गए। ये कौन सा महाजनपद होगा? काशी। उसकी राजधानी कहाँ होगी? वाराणसी। वाराणसी हो गया। चलिए उसके बाद आओ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बनारस के बाद कौन सा शहर आता है इंपोर्टेंट शहर? इलाहाबाद। ये जो देख रहे हैं गंगा यमुना का संगम देख रहे हैं, यही इलाहाबाद है, समझ गए, यही इलाहाबाद है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ कौन सा महाजनपद है? तो अवंती यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में है बउआ। ये जो देख रहे हैं संगम पर, यहाँ कौन सा है? बक्स। कौन सा होगा बउआ? बक्स। बक्स का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। कौशाम्बी हो गया। अभी जो तत्काल का दिल्ली का बेल्ट देख रहे हैं, ये जो दिल्ली वाला बेल्ट देख रहे हैं, ये कौन सा बेल्ट होगा बउआ उस समय का? तो कहा गया कि दिल्ली जो देख रहे हैं ये हो गया कुरु महाजनपद। ये कौन सा हो गया? कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ होगी? नहीं नहीं नहीं, हाँ दिल्ली उस समय था नहीं ना। इसकी राजधानी कहाँ होगा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बदला हुआ नाम है बुआ, उसके पहले और कुछ का नाम था। नहीं नहीं, हस्तिनापुर हाँ, इंद्रप्रस्थ, गुड बोला। ये जो देख रही इसकी राजधानी कहाँ होगा? इंद्रप्रस्थ। लेकिन यही चीज आगे आके बदल जाएगा हस्तिनापुर में, हो गया। ये गंगा और जमुना का द्वाब। द्वाब मतलब समझते हैं? नहीं, गंगा और जमुना, ये गंगा जा रही है और ये यमुना आ रही है, इसके बीच की जो भूमि है वही इसी को द्वाब कहते हैं, समझ गए। उसी प्रकार यहाँ एक द्वाब है, ये द्वाब में कौन सा होगा? बोलिए। हाँ हाँ, यूपी में ही है, तो बताइए। आइए पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये जो आप नेपाल वाला सीमा देख रहे हैं, बिहार के ठीक उत्तर, ये नेपाल वाला जो देख रहे हैं, यहाँ एक है मल। मल, मल महाजनपद। मल की राजधानी कहाँ होगा बुआ? कुशीनगर। कहाँ होगा? कुशीनगर, गुड। अब चलिए यहाँ थोड़ा सा बढ़ते हैं। लखनऊ अयोध्या वाला जो तत्काल का बेल्ट देख रहे हैं उसको कौन सा कहेंगे? अरे गधा, कौशल। क्या कहेंगे? कौशल। कौशल, कौशल नहीं, कौशल होता है। कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ होगी? कहाँ होगी? कहाँ होगी बउआ? श्रावस्ती।
अब देखिए क्या होता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्न में से कहाँ हुआ है और कुशीनगर ही नहीं रहे, तो फिर क्या बच्चा पकड़ पाएगा? जो इस प्रकार से पढ़ा है वही पकड़ेगा कि मल की राजधानी कुशीनगर है। कुशीनगर नहीं है तो उसकी कहाँ होगी? मल। तो यहाँ इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जबकि यहाँ देख रहे हैं कौशल, ये श्रावस्ती बौद्ध धर्म से रिलेटेड है क्या? कैसे, किस बात के लिए? तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं? यही श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश जो है यही श्रावस्ती में देते हैं, और फिर वही क्वेश्चन रिपीट करेगा और श्रावस्ती को हटा देगा। बोलेगा कि निम्न में से कहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश अधिक रहा या सर्वाधिक रहा, और श्रावस्ती को ही हटा देगा, तो फिर आंसर कहाँ भाग जाएगा? क्वेश्चन हो गया। चल आइए यहाँ देख लेते, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला बेल्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ 2 गो है। मध्य प्रदेश में 2 गो है। पहला की अगर हम बात करें तो कौन होगा बुआ? अवंती। अवंती, इसकी राजधानी कहाँ होगी? उज्जैन। देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी मगध की राजधानी पटना चलेगा, और पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत का जो साम्राज्य होगा वह पटना में केंद्रित होगा। समझ गए? पटना मतलब काफी इंपॉर्टेंट होगा पाटलिपुत्र। उसके बाद धीरे धीरे यही उज्जैन आएगा। दिल्ली तो अभी मान ले जाए कि एक छोटा सा भारत की राजधानी दिल्ली है, तो कितना फैसिलिटी वाला शहर है भाई। लेकिन उस समय यहाँ देखेंगे एरिया कोसिया, जुडरसिया, पर्पस मदई, सारा बेल्ट मिलाकर, और उसकी राजधानी पटना होगी। मतलब यहाँ तक के बेल्ट का कंट्रोल पटना से किया जाएगा। फिर अगर दूसरा फेज में देखेंगे तो पटना का वैल्यू धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। फिर किसकी चलंती आ जाएगी? उज्जैन की। फिर धीरे धीरे उज्जैन की भी कहानी खत्म हो जाएगी, और जब हम मेडाइवल में पहुंचेंगे तो किसका वैल्यू बढ़ जाएगा? दिल्ली का। और दिल्ली आज तक चलेगा, है ना। खैर चलिए, तो यहाँ एक तो हम देख लिए मध्य प्रदेश में कौन कौन हुआ? 2 गो। कौन कौन? अवंती, इसकी राजधानी कहाँ? उज्जैन। और कौन है एक तो? अब यहाँ तो एक ठो कहा जाता है चेदी महाजनपद है। कौन है? चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ है? अहिछत्रक। अहिछत्रक हो गया। इसकी राजधानी कहाँ है? अहिछत्रक हो गया बुआ। नहीं, इसका शायद सतीमती होगा। एक सेकंड भी तो। सही बताया, इसका सतीमती है। इसकी राजधानी कहाँ होगी? शक्तिमती। हाँ, इसकी राजधानी कहाँ होगी? चेदी क्या? शक्तिमती। अब आइए, कितना महाजनपद एक यहाँ हम देख लेते, ये बचा हुआ ना, ये आपका पांचाल है। जो पंचाली का नाम सुनते हैं, तो वो 5 व्यक्तियों को विवाह करने के कारण पंचाली नाम नहीं पड़ा है। वह यहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम पांचाल पड़ा है। और पांचाल की राजधानी कहाँ है? अहिछत्रक। समझ गए? अहिछत्रक। अब पहले से हम लोग कितना जानते हैं ये पहले बता दीजिए। पहले से 7-8 तो हम लोग जान रहे थे। कौन कौन? पहला कौन है बुआ? भारत के 2 गो बाहर बताइए। भारत का 2 गो बाहर कौन कौन? बोर्ड में देखिए, गंधार और कंबोज। राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य। और नर्मदा से दक्षिण कौन है? असमक। मध्य प्रदेश में कौन कौन है? उज्जैन नहीं है, अवंती और चेदी। अवंती और चेदी। बिहार में 3 कौन कौन? हाँ, आप बताइए। वाराणसी कहाँ की राजधानी है? काशी का। वाराणसी कहाँ की राजधानी है? और कौशाम्बी कहाँ की राजधानी है? इलाहाबाद वाला बेल्ट, वत्स का। इलाहाबाद वाला जो बेल्ट देख रहे हैं, ये कौशाम्बी जो है तत्काल का भी इलाहाबाद, या जिसको प्रयागराज कहेंगे, समझ गए, यहाँ का बेल्ट ये है। चलिए, एक और देखने को मिलता है यहाँ, ये यमुना के किनारे। यमुना के किनारे क्या है? कौन सा कृष्ण जी से रिलेटेड कोई शहर है क्या? यमुना के किनारे कृष्ण से रिलेटेड कोई शहर का जिक्र हुआ है? मथुरा। कहाँ है? मथुरा। तो मथुरा राजधानी है बुआ। कौन सा महाजनपद होगा? तो यहाँ महाजनपद का नाम है सूरसेन, जिसकी राजधानी कहाँ है? मथुरा।
समझ गए? सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। वही होगा कि जब कंस की हत्या करेंगे तो यहाँ से जरासंध भेजे रगे देगा तो ये मथुरा छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? द्वारकाधीश, गुजरात। आई बात समझ में? चलिए एक बार कंटिन्यू फिर से कर लेते हैं। नेपाल वाला बेल्ट में कौन है बुआ? नेपाल वाला मल। नेपाल वाला में कौन होगा? मल। और नेपाल के ठीक आगे कौन सा है? ये कौशल, अयोध्या वाला बेल्ट जो देख रहे हैं। अयोध्या वाला बेल्ट में कौन है? उसकी राजधानी कहाँ है? कहाँ है? श्रावस्ती। हो गया। और मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। चलिए यमुना के किनारे कौन सा महाजनपद है? सूरसेन। कौन सा है? सूरसेन। और गंगा और यमुना के द्वाब में कौन सा है? गंगा और यमुना के पांचाल। गंगा यमुना के जो द्वाब में महाजनपद हुआ कौन सा है? पांचाल। और ये जो देख रहे हैं दिल्ली वाला बेल्ट जो देख रहे हैं हस्तिनापुर, वो कौन सा बेल्ट है? कुरु। उसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। तत्काल के समय में वो कहाँ से चला जाएगा? हस्तिनापुर। भी कैसे हस्तिनापुर नाम बदल जाता महाभारत में इसका। खैर चलिए अब कहा गया कि ये सब चीजों को अब हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे आगे। समझ गए? अब क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर आपको पूछ देगा कि मत्स्य महाजनपद निम्न में से कहाँ है, तभी तो टन बोलेगा कि राजस्थान। लेकिन जब ये पिक्चर नहीं रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि राजस्थान में है या कहाँ है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से किस शहर में कोई महाजनपद नहीं है। तो अब बताइए कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। एक यहाँ जो देख रहे हैं ये लगभग आंध्रा वाला बेल्ट है, ये तेलंगाना कह सकते हैं। इस बेल्ट में इसके बाद कहीं भी कोई महाजनपद का विकास नहीं हुआ। तो क्या आप लोग छाट पाने में संभव होंगे कि किस स्टेट में नहीं है? हाँ, तो ऐसा ही क्वेश्चन टेस्ट में बनेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और कुछ नहीं है, 7-8 तो आप पहले से याद रखे हैं, 7-8 तो पहले से ना है। केवल यहाँ बच रहा है किसका? 2 उत्तर प्रदेश जो देख रहे हैं, ये भी उत्तरी, चारों उत्तर प्रदेश में आएगा, कौशल भी आएगा उत्तरी प्रदेश में। समझिए? तो ये जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2 वाराणसी और इलाहाबाद वाला, यही ना। खैर चलिए अब इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन हम बात किए थे इसमें कि हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत सारे महाजनपद तो देखे, लेकिन काशी का, हाँ तक वही बनारस से कहिए ना बउआ। हमको लगता है पहले वाराणसी ही था। अच्छा ठीक है, चलिए ना, उसमें क्या है, वो तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, वही बात है। अब आइए हमको मुख्य लड़का, अब मुख्य रूप से हमको ये केवल जानना है कि ये सारे में सबसे उन्नति कौन करता है? मगध। पूरे भारत पर मगध शासन करेगा, इसलिए हम लोग सब कुछ छोड़कर केवल क्या पढ़ेंगे? मगध का उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब समझते हैं? उत्थान। ये मगध कैसे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो आइए हम सबसे पहले बात करें कि ये जो मगध वाला बेल्ट देख रहे हैं, तो मगध का कौन कौन वंश शासक बना, ये पहले हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे कौन सा हुआ? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश। उसके बाद कौन सा आएगा? हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन क्या आ जाएगा? नंद वंश। उसके बाद मौर्य। इसके बाद तो मौर्य चैप्टर ही बदल जाएगा, है ना, महाजनपद खत्म हो जाएगा। अब हम सबसे पहले ये जानना है बृहद्रथ वंश के बारे में। कल हम लोग बात किए थे, बृहद्रथ वंश का जो राजा है वो कौन सा होगा? राजा बृहद्रथ स्वयं। मतलब सिंपल बात समझिए, जितना भी वंश आप देख रहे हैं, हर वंश का तो संस्थापक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि इस वंश का संस्थापक कौन है। दूसरी बात पूछा जाएगा कि उस वंश का प्रतापी राजा कौन है। समझ गए? प्रतापी मतलब जो महत्वपूर्ण शासक, बाहुबली शासक होगा, उसका नाम पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा कि बहु इधर देखो, इस वंश का अंतिम शासक कौन है। समझ गए? अंतिम शासक कौन है, तो ये आप लोग को इतना जानना होगा। अब ये जो प्रतापी राजा की बात कर रहे हैं, तो प्रतापी राजा अगर कोई क्षेत्र जीतता है या कोई लड़ाई लड़ती है तो भी हम लोग थोड़ा मना देख लेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको लेकर चले कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक हम लोग पिछले कल बात किए थे, कौन है वो? बृहद्रथ स्वयं है, ये स्वयं हो जाएगा। इसका प्रतापी राजा कौन है? जरासंध। जरासंध। इसका अंतिम राजा कौन है वो?
इसका रिफ्यूज कर गया, ये ना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपुंजय हो गया। इससे मात्र यही 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, तो ये बृहद्रथ। ये 4 क्वेश्चन इससे बनने की संभावना होती है। हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ के बाद, तो ये हर्यक वंश आ गया। हर्यक वंश से आज हम लोग कहानी को शुरू करेंगे, ये न हुआ। चलिए, कहा गया कि सबसे पहले ये जाने कि हर्यक वंश में कौन कौन राजा बनता है। हर्यक वंश में कौन कौन राजा बनता है, तो सबसे पहले राजा की अगर हम बात करें तो क्या कौन बनेगा बउआ, बिंबिसार। कौन बनेगा, बिंबिसार, बिंबिसार। उसके बाद कौन बनेगा, इसके बाद की राजा अजातशत्रु। कौन बनेगा, अजातशत्रु। उसके बाद कौन बनेगा बउआ, उसका नाम क्या है उसका बेटा का, उदयन या उदायन। और उसके बाद अंतिम शासक कौन बनेगा, चलिए गधा। चलिए अब आइए, पहले इतना हम बात ले बउआ इधर सुनो। अब सबसे पहले यहां से हम बात करना शुरू करें, ये बिंबिसार। समझ गए, ये बिंबिसार अभी कहाँ का शासक है बउआ, मगध का। अब मगध की कहानी फिर से शुरू होती है। बिंबिसार के बारे में जाने, किस बेल्ट का भी शासक कौन बना हुआ है, बिंबिसार। देखिए क्या होता है, कभी कभी बिंबिसार और बिंदुसार में बच्चा काफी कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि बिंदुसार है कौन, बिंदुसार कौन है। अब थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए, दोनों का डिफरेंट कैसे करेंगे। एक पुस्तक मौर्य काल का है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, समझ गए। और जिसका लेखक कौन है, विशाख दत्त, समझ गए। विशाख दत्त अपने मुद्रा राक्षस पुस्तक में ये सारी कहानी बताते जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक कहता है कि बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त का बेटा है। किसका बेटा है, चंद्रगुप्त का बेटा है। अब सवाल ये उठता है कि उसका बिंदुसार नाम क्यों पड़ा, तभी ना आप कंपैरिजन कर पाएंगे। बिंदुसार किसका बेटा होगा वो, चंद्रगुप्त का। अब कहा जा रहा है कि जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासक बनाया तो उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ था कि हम इतने मेहनत से भारत का सम्राट बनाए, कहीं कोई उसकी हत्या ना कर दे। हत्या मतलब जहर देकर, विष देकर कोई हत्या ना कर दे। इससे बचने के लिए चाणक्य क्या किए कि चंद्रगुप्त को 20 पुरुष बना दिए। 20 पुरुष मतलब समझते हैं, 20 पुरुष को क्या हुआ कि बिना जानकारी दिए हुए सुई के नोक के समान उसको प्रतिदिन विष देने जाने लगा। किसको, चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को यही डोज धीरे 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 बढ़ाते चले गए। अब चंद्रगुप्त बूंद भर भी लेने को तैयार है, उसको कोई दिक्कत, हालांकि उसको जानकारी नहीं था कि हमको विष दिया जा रहा है। अगर जानकारी आपको हो जाएगा ना कि बस क्या बोलते हैं, वैक्सीन लेने से बुखार आता है, तो निश्चित रूप से बुखार आ जाएगा। अगर अनजाने में दे दिए, खोखी का इंजेक्शन दे दिए, बुखार आ गया, तो नहीं पता चलेगा क्या वैक्सीन से बुखार भी आया। हाँ वो वही होता है, यहाँ हमको देने के पहले यहाँ बुखार रहता है कि वो देगा और बुखार आएगा, इसलिए ऐसा होता है। 1 मिनट आई सुनिए पहले। तो वही बात हुआ कि चंद्रगुप्त को बताए बिना उसको विष दिया जा रहा था। अब अच्छा खासा विष चंद्रगुप्त को मिलने लगा। चंद्रगुप्त का बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर लिया था, उसको कोई समस्या नहीं हो रहा था। उसकी जब एक राजकुमारी से शादी होती है, शादी के बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छे जीवन चल ही रहा था। चंद्रगुप्त का खाना अलग आता था, पत्नी खाना अलग आता था। एक दिन चंद्रगुप्त खाना खा रहा था, उसके साथ आकर उसकी पत्नी खाने बैठी गई। जिस समय उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, समझ गए। अब बताइए, उसका खाना तो विष वाला है चंद्रगुप्त का, क्या वो महिला बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं। जैसे ही खाना खाया वो तो मरने लगी। तुरंत आचार्य चाणक्य को पता चला कि भाई तू तो जानते ही थे कि उसके खाना में विष है, विष के कारण ही ऐसा हो रहा। काफी प्रयास किए, माता को तो नहीं बचाया जा सका, बच्चे को बचा लिया गया। लेकिन बच्चों में भी जहर को हम लोग कहते हैं सार, जहर को हम लोग क्या कहते हैं, सार। और बच्चों पर भी जहर का बूंद भर असर आ गया, मतलब बिंदु के समान उस पर जहर का असर आ गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बिंदुसार। अब कंपैरिजन कर पाएंगे कि बिंदुसार कौन है। बिंदु का जैसे ही नाम आएगा और सार मतलब जहर, समझ आना कि चंद्रगुप्त, समझ गए। अगर बिंबिसार की बात होगा तो फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हर्यक वंश। अब आइए, यहाँ के बाद हम लोग कहानी को पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बिंबिसार से। इसलिए कॉपी निकालिए, अब फटाक से ऐसा एगो मैप बना दीजिए।
सबसे पहले ये मैप बनाइए, ठीक है, और जैसे दिखाया गया वैसे आप दिखा दीजिए। चलिए मैप कंप्लीट हो गया, ये मैप कंप्लीट हो गया। चलिए अब फिर दोबारा हेडिंग लगाइए, महाजनपद, उसको ब्रैकेट में कर दीजिए सूत्रकाल। चलो छोटे छोड़ो उसको, अब उसी में तुम लगा हुआ रहेगा। आगे लगाइए महाजनपद और उसको लिखिए ब्रैकेट में सूत्रकाल। हो गया। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व मतलब 600 ईस्वी पूर्व, वहीं लिख दीजिए। हो गया। चलिए सबसे पहला एरो लगा के लिखिए, हेडिंग बन गया ना सबका। अब पहला पॉइंट लिखिए कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व लोहा का प्रयोग कृषि में प्रारंभ हुआ। लोहा का प्रयोग कृषि में प्रारंभ हुआ, जिससे उत्पादन अधिशेष हुआ। उत्पादन अधिशेष, अधिशेष समझते हैं ना, खाने से ज्यादा होना। उत्पादन अधिशेष हुआ, इसके कारण द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। इसके कारण द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। पहला नगर कौन है बुआ? पहला नगर कौन है? ए बुआ इधर सुनो, पहला नगर। अरे तुम लोग कैसा बच्चा है? पहला नगर, पहला नगरीकरण, पहला शहर कहाँ? हड़प्पा। दूसरा नगरीकरण महाजनपद, याद रहेगा। इसका जिम्मेदार धातु कौन सा है? लोहा। चलिए अब कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देगा कि सर्वप्रथम कृषि में लोहा का प्रयोग किस कालखंड में हुआ, किस ईस्वी काल में हुआ? गुड। चलिए अगला पॉइंट एरो लगा के लिखिए, ये बातें लिखिए। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों की जानकारी। 6ठी सदी मतलब समझते हैं ना, 600 ईस्वी पूर्व। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म पहले लिख लीजिएगा। जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र एवं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन धर्म के भगवती सूत्र एवं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। हो गया बउआ? चलिए वहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां लगा दीजिए अगला हेडिंग, मगध का उत्कर्ष। यहां से अब हम लोग मगध को कंटिन्यू करेंगे, यहां से हम लोग मगध को कंटिन्यू लेकर चलेंगे। मगध का उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब क्या होता है? उत्थान, विकास होना। हो गया बुआ? चलिए इसका सबसे पहले किस वंश का चर्चा मिलता है? बृहद्रथ का। तो लिखिए मगध महाजनपद, अगला पॉइंट लिख के लिखिए, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद के प्राचीनतम, मगध महाजनपद के प्राचीनतम ज्ञात वंश कौन सा हुआ? बृहद्रथ वंश।
मगध महाजनपद के प्राचीनतम ज्ञात वंश कौन है? बृहद्रथ। अब कुछ नहीं कीजिए, बृहद्रथ जो लिखे है ना उसके नीचे बस संस्थापक ऐसे लिख दीजिए और संस्थापक उसका नाम लिख दीजिए, प्रतापी राजा लिख दीजिए और अंतिम राजा लिख दीजिए बस। संस्थापक कौन है? वो बृहद्रथ का बृहद्रथ स्वयं है। उसका प्रतापी राजा कौन है? जरासंध। और उसका अंतिम राजा कौन है? रिपुंजय। लिख लिए बउआ। चलिए, बृहद्रथ की कहानी खत्म हो गया। अब आइए हम लोग को हर्यक वंश से कहानी को शुरू करेंगे। कॉपी बंद कर लीजिए। अब लिखना नहीं है, आज की पढ़ाई कंप्लीट। अब यहाँ से बिंबिसार की कहानी हम समझाते हैं कि बिंबिसार क्या है। हो गया? चलिए कॉपी बंद कर लीजिए, आराम से भरपेट पहले सुनिए, समझ गए? अब अच्छा अगर लगे तो इसको कॉपी में लिखिए, नहीं तो फिर से सुनिए। हो गया? अब कहा गया कि हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? वो बिंदुसार या बिंबिसार? बिंबिसार। आप दोनों को डिफरेंट कर पाएंगे ना? चलिए, अब बहुत अच्छी बात कहा गया। ये जो हर्यक वंश के देख रहे हैं संस्थापक बिंबिसार, ये एक चतुर शासक था, समझ गए? इसका कर्तव्य जानिए। क्या इसके पहले कोई सेना है बउआ? जरासंध के समय में कोई सेना है? नहीं है। इसके पहले कोई सेना नहीं है। यहाँ जो अगर सेना होता तो कृष्ण को वहां जाके नहीं पिटाता, तो वहां कुश्ती में हरा रहा। इसका कारण कि सेना नहीं है। बिंबिसार के समय पहली बार क्या कहा गया कि निश्चित रूप से सेना रखा गया, नियमित सेना जिसको कह सकते हैं, नियमित कर की व्यवस्था रखा गया, समझ गए? पहले इसकी कहानी आइए सुन लेते हैं। कहा गया कि ये बिंबिसार एक होशियार शासक रहा। ये क्या किए कि शादी का प्रयोग करके, विवाह का प्रयोग करके, समझ गए, यह अपने शक्ति को मजबूत कर लेता है। समझ गए? विवाहिक, जिसको वैवाहिक संबंध कहते हैं, वैवाहिक संबंध करके वह अपने शक्ति में इजाफा करता है, अपने आप को मजबूत बनाता है। आप लोगों को भी पता है कि जितना भी महाजनपद देख रहे हैं, सबसे मजबूत महाजनपद कौन है बउआ? मगध का कोई सा बेटा? बज्जी है। सबसे शक्तिशाली जो आप देख रहे हैं ये बज्जी है, समझ गए? अब बज्जी किसी को यहाँ ठहरने ही नहीं दे रहा। ये क्या किया कि बज्जी में एक है लिच्छवी कुल, समझ गए? ये अभी तो चतुर है, अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा सब जगह 3-4 शादियां कर लेगा और 3-4 जगह से इसको सपोर्ट मिलेगा तो मजबूत हो जाएगा, समझ गए ना? तो सबसे पहला शादी ये करता है यही बज्जी के लिच्छवी कुल में। क्या नाम है वो? लिच्छवी राजकुमारी कौन है? चेलिना। पहला पत्नी कौन है? चेलिना। ये कहाँ की है? लिच्छवी राजकुमारी। ये क्या है? लिच्छवी राजकुमारी। चलिए, दूसरी पत्नी जो आप देख रहे हैं, ये कौशल जो देख रहे हैं ना, कौशल, यहाँ के शासक कौन है? तो शासक का तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये ज्ञात है कि लिच्छवी के, सॉरी, कौशल के जो राजकुमारी कोसला देवी हैं, उनका भाई है राजा प्रसेनजीत। आप लोग कहानी पढ़े ना प्रसेनजीत का, वही उनका भाई है राजा प्रसेनजीत। ये कोसला देवी कहाँ के हैं बउआ? ये कहाँ के राजकुमारी हैं? कौशल की राजकुमारी कोसला देवी। और एक मद्र कुल, यहाँ जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट, यहाँ एक मद्र कुल के राजकुमारी है क्षेमा। यही 3 पत्नियां इसका है। अब देखिए, आपको लगता है कि बज्जी इसको कभी परेशान करेगा, क्योंकि वहां के कुटुंब बन चुका है। यहाँ जो देख रहे हैं, ये कौशल जो देख रहे हैं, वहां से भी इसका वैवाहिक संबंध हो गया है। एक यहाँ मध्य कुल जो देख रहे हैं, अब मान लिया कोई संकट आएगा तो तीनों जगह से आएगा, सही हो गया ना? अब होता क्या है कि चलना कहाँ की राजकुमारी है बउआ? लिच्छवी राजकुमारी। हो गया ना? ये कौशल देवी कहाँ के? कोसला देवी। कोसला देवी कहाँ के हैं? और ये कौन है? क्षेमा। कहाँ के हैं? मद्र कुल का, समझ गए? ये मद्र कुल का कौन है? क्षेमा। अब कहा जाता है कि ये जो कौशल जो देख रहे हैं,
ये जो कोसल वाला बेल्ट देख रहे हैं, इसके अधीन ही था ये काशी, समझ गए। काशी पर भी यहीं के राजा शासन कर रहा था। और जब यहाँ की राजकुमारी कोसला देवी के शादी बिंबिसार का साथ हुआ, तो राजा प्रसेनजीत जो है उनका भाई हैं, वो क्या कहते हैं कि हम अपनी बहन को दहेज में ही काशी दे देंगे। और यह काशी मिल गया किसको? बिंबिसार को, दहेज के रूप में। अब सवाल हुआ कि भाई कहाँ मगध, कहाँ काशी, आप कैसे शासन कीजिएगा वहां? तो बोले कि कोई बात नहीं है, यहाँ से इस महाजनपद से जितना इनकम होगा उतना हम हर साल आपको भिजवा दिया करेंगे। यही संबंध चल रहा था, बहुत अच्छा, इसको यहाँ से पूरे इनकम आने लगा। किसको? बिंबिसार को। चलिए यहाँ तो ठीक हो गया। अब कहा गया कि ये जब 3 जगह शादियां किया और शादी करने के बाद ही एक महाजनपद इसको लगभग दहेज में मिल चुका है, अब इसका शक्ति का क्या ठिकाना रहेगा? अब तो लग रहा है कि बस सबसे मजबूत शासक ही मेरा साथ है, राजा प्रसेनजीत वहां से साथ हैं, मद्रकुल से मेरा साथ है, तो सबसे पहले ही अंग को निपट लिया। आई बात समझ में? सबसे पहले वो क्या किया, अंग को अपने अधिकार में ले लिया और अंग महाजनपद अब मगध में विलीन हो गया। अब सवाल ये उठता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अंग महाजनपद को किसने जीता? तो कौन जीता बउआ? बिंबिसार। अब इसका बेटा है अजातशत्रु। इसका बेटा कौन है? अजातशत्रु। अब कहा गया कि अपने बेटा को, ये जो अंग देख रहे हैं ना, अंग जीतने के बाद वहां के अपने बेटे को प्रशासक बना दिया। प्रशासक मतलब समझते हैं? प्रशासक मतलब उपराजा कह सकते हैं एक प्रकार का, समझ गए। अब कब देखिए सवाल ये उठता है कि जब अजातशत्रु यहाँ का राजा बना, शासक बना, तो उसके पहले कहाँ का वो प्रांतपति था या कहाँ का वो प्रशासक था? तो आंसर क्या होगा? कहाँ का उसको प्रशासक बनाया गया? अंग का। अभी राजा बना है? ये नहीं बना है। अब ये राजा नहीं बना और उसके बाद में यहाँ का ये प्रशासक बना हुआ, क्योंकि इसके द्वारा ये बेल्ट जीता गया है। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद की राजा जो, अभी इसकी राजधानी कहाँ मगध की? कहाँ? राजगीर। चलिए तो यहाँ पहले आइए ये 2-3 बात हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे कहानी की थोड़ा सा ले चलेंगे, ठीक है? नहीं भरा। चलिए आइए समझिए पहले। अगर इस चीज को आप कंट्रोल करके रखते हैं तो बहुत अच्छे पकड़ पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये सब हर्यक वंश जो है, यह पहला शासक के रूप में उभर रहा। अगर प्राचीनतम की बात होता तो धीरे धीरे चला जाता। पहले शासक के रूप में ये बिंबिसार है। अब बिंबिसार क्या किया, अपने वैवाहिक संबंधों से अपने शासन को या अपने सत्ता को मजबूत करना चाहता है, और वही चलते यह 3 शादियां करता है। तीनों शादी जो है, पहला शादी तो देखा गया कि लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से होता है, समझ गए। पहला शादी कहाँ होता है? लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से। दूसरा शादी आप जो देख रहे हैं ये कोसल जो है, कोसल के कोसला देवी से, समझ गए। और तीसरी शादियां हुआ है क्षेमा से करती है, जो क्षेमा इस बेल्ट में हुआ नहीं, मगर यहाँ इस बेल्ट का है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया का है। अभी वहाँ कोई बेल्ट नहीं है, छोटा मोटा राजा बहुत सारा रह रहा होगा ना। आपको क्या लग रहा है कि इतने ही राजा है यहाँ? और भी छोटा मोटा राजा बहुत सारा रह रहा होगा। तो वही कहा गया कि मद्रकुल के जो राजकुमारी है क्षेमा, उससे वो अपने विवाह करता है। अब विवाह करने के बाद देख रहे हैं कि एक महाजनपद उसको दहेज में ही मिल गया, एक तो पहले लपेट लिया। दूसरा कहा गया कि जब उसको लगा कि मेरा शक्ति में अब इजाफा हो गया है, तो सबसे पहले वो अंग जो महाजनपद उसको निपट लिया, मगध में मिला लिया। और मिला लेने के बाद अपने बेटा अजातशत्रु का वहां का उपराजा मतलब प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। हो गया। यही बात तो इसमें है विशेष क्या, खाली मुख्य याद रखना है कि अपने वैवाहिक संबंध का प्रयोग किया, समझिए। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बउआ, ये भी बताया जाएगा, है ना। अभी आगे हरराते कहाँ है, देखिए क्या होता है। चलो ये लड़का छोड़ दो, मत लिखो। अब आइए कहानी पर पहले चल लेते हैं। ये जो 3 देख रहे हैं, ये जो आप 3 बेल्ट देख रहे हैं, ये क्या करता है कि आराम से इसकी शक्ति में काफी इजाफा हो ही गया है। जब पा रहा है, जिसको पा रहा है उसको लपेट दे रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्राचीन भारत में आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है, अपने पिता की हत्या करने वाला कॉन्सेप्ट। इसका क्या कारण है? जितना भी राजा बनेगा लगभग वो अपना पिता की हत्या करने के बाद ही राजा बनेगा। इसका कोई ठोस कारण है?
क्या कारण हो सकता है? अब आइए हम समझाते हैं। उस समय बाल विवाह का प्रचलन लगभग धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस समय लगभग 15 वर्ष की उम्र में ब्याह हो जा रहा था, 17 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा कर लिया। पिता और पुत्र की आयु में कितने वर्ष का डिफरेंट होगा बउआ? 15 से 17 वर्ष। 2 वर्ष कैसे होगा? यहाँ अगर बच्चा जन्म लेगा तो 15 से 17 मतलब कितने वर्ष का डिफरेंट चलेगा? 15 या 17 वर्ष का। आप बताइए कि अगर पिता 75 वर्ष का टन कर रहे हैं तो बेटा हो सकता है कि 60 वर्ष के होकर खो खो कर रहे हैं। अब इसको डर है कि कहीं पिताजी से पहले हम भी न चल दे। पिताजी लग रहा है कि अभी 5 साल और खिंचवे करेंगे 10 साल, तो 10 साल में तो हम लगता पारे लग जाएंगे, तो हम राजा कहना बनेंगे। अगर हम राजा नहीं बनेंगे तो फिर मेरा बेटा भी राजा नहीं बनेगा। यही कॉन्सेप्ट होता था कि चलो पिताजी अब बहुत दिन शासन कर लिए, अब इनको पार घाट लगा लेते हैं और खुद शासक बन जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि पिता की हत्या करने के पीछे एक मुख्य वजह है कम उम्र में विवाह होना। आई बात समझ में? ये लड़की पिता की हत्या करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बार बार होगा कि पिता की हत्या कर दिया, तो दिमाग में बस यही आना चाहिए किस कारण से हत्या कर रहा है। परंपरा ये नहीं होता बउआ। ऐसा थोड़े है कि हर राजा करेगा ही, लेकिन जिसको राजा बनने की इच्छा होती है। बात नहीं समझ, बहुत सिंपल बात है। नहीं, एक व्यक्ति ये है, इधर सुनो, एक व्यक्ति ये राजा है, इसका 4 संतान है। 1 2 3 4 4 बेटा, समझ गए? अब राजा तो कोई वो बनेगा। राजा अगर मान ले जाए 4 नंबर बन गया, 3 को घंटा डोलाएगा। अब इसका बेटा जो है उन्हें राजा बनेगा, किसका भतीजा राजा बनेगा? ये लोग छटते चला गया ना। इसीलिए राजा बनने के लिए तत्पर था कि हम तो हम, कोई बन सकता है। अगर नहीं, अगर सब बेटा शांत स्वभाव का रहेगा तब बोलेगा कि भाई पिताजी जिसको नियुक्त करेंगे वही रहेगा। लेकिन ऐसा बात तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो आपाधापी हो रहा कि 4 भाई में कोई एक बनेगा तो अपना शासन चलेगा, बाकी 3 को राजा का भाई बन के क्या करेगा? राजा का भाई है, सुख सुविधा सब मिलेगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि अगला जो राजा बनेगा तो जब भी बनेगा तो इस राजा का संतान ही ना बनेगा, किस राजा का भतीजा बन जाएगा आके? नहीं ना। तो इसीलिए राजा बनने के लिए रहता था कि राजा बनेंगे तो हमारी पत्नी रानियां बनेगी, हमारा बेटा युवराज बनेगा, फिर वह राजा बनेगा। इसलिए आपाधापी करके चाहता था कि हम, समझ गए? आप लोग पढ़ेंगे, जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या किया है। 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना है। कुछ लोग कहता है कि सही है, कुछ लोग कहता है कि ये नहीं है, लेकिन उसे बात हम बाद में देखेंगे। अब पता चला हत्या करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है। मध्यकालीन भारत आएगा ना, तो वहां अपने भाई के भाई ज्यादा प्यार करेगा तो आंखें फोड़ देगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पकड़ के चलिए कि क्या कारण हो सकता है इतना। खैर चलिए, अब कहा गया कि ये जो अजात शत्रु देख रहे हैं ये अपने पिता का ही पार घाट लगा देता है। संबंध को और स्थितियां को समझने की प्रयास कीजिए। अभी तो इसका नानी घर ये तीनों जगह है बुआ, है ना। ये जो कोसला देवी देख रहे हैं ना, ये कोसला देवी का ही बेटा है अजातशत्रु। ये स्पष्टीकरण नहीं हो पाया छोटी आज तक, लेकिन ज्यादातर लोग का मानना है कि ये जो कोसला देवी है उन्हीं का संतान कौन है? अजातशत्रु। और ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि किनका संतान है, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए, है ना। अब कहा गया कि जब बिंबिसार की हत्या कर देती है तो अब बताइए कि ये 3 जगह जो 3 को इसका ननिहाल है, क्या उसके साथ इसका संबंध अच्छा रहेगा? ये लोग कहेगा कि तुम तो मेरा दामादे को मार दिया। अरे पहले दामाद तब ना नाती। वही सोच के तीनों जगह से इसका संबंध खराब हो जाएगा। अब संबंध खराब हो जाएगा तो कोसल के राजा जो है ये कहेंगे कि जाओ जाओ तुम्हारा काशी का टैक्स बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा। जैसे टैक्स तो मिला था, बिंबिसार का दहेज भी नहीं मिला था भाई। अब बिंबिसार का ही बेटा पार लगा देता है तो उसके बेटे को यहाँ का इनकम मिलेगा काशी वाला पहले बंद। अब यहाँ ये जो बज्जी वाला बेल्ट देख रहे हैं, ये बज्जी वाला जो बेल्ट देख रहे हैं, तो वो कहेगा कि तुम मेरा दामाद को मारा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको सीधा ही कर देंगे। समझ गए कॉन्सेप्ट को? समझिए क्या हो रहा। तो इस प्रकार से ये बिंबिसार तो अजातशत्रु एक होशियार शासक रहा। ये क्या किया कि सबसे पहले पटना और गंगा और सोन के जो संगम है दानापुर वाला बेल्ट में, अभी भी उसका दानापुर का बेल्ट है, वहां वो क्या किया कि अपनी पुलिस छावनी का स्थापना किया जिसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र। समझ गए? अभी
अभी इसके पहले कोई पटना नहीं है, बिंबिसार के समय में कोई पटना कोई पाटलिपुत्र नहीं है। पहली बारी अजातशत्रु क्या करवाया, गंगा और सोन के संगम वाला जो बेल्ट, दानापुर वाला बेल्ट देख रहे हैं, वहां पुलिस का छावनी बनाया गया और आज तक छावनी है, आर्मी कैंप है ना वहां अभी भी। हाँ, तो वही कहा गया कि यहाँ छावनी बनाया। और सवाल ये उठता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? अजातशत्रु ने किया। कौन किया? लेकिन ये केवल स्थापना हुआ है। अब अगर सवाल ये उठ जाता कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया, तो क्या कहेंगे सर? हाँ, तो इसका बेटा जो है उदयन, ये क्या करेगा कि राजगीर से राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्र लेके चल जाएगा। और राजधानी अगर बदल के किसी स्थान पर चल जाएगा, क्या वो नगर से कम होगा? मतलब पहला बार नगर का स्थापना कौन करता है? उदयन। पहला बार नगर का स्थापना कौन करता है? उदयन। इस प्रकार हम लोग कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आई बात समझ में? तो अजातशत्रु से 2-4 बात हमको पहले बताइए। सबसे पहली बात तो है कि यह नियमित कर लागू किया, नियमित कर होगा, और नियमित सेना रखा। समझ गए? ये 2 बातें तो हम लोग सीख गए। तीसरा बात कहा गया कि यह हर्यक वंश का संस्थापक है। समझ गए? और ये 3 विवाह करता है। तीनों विवाह राजकुमारी का अपना याद रखेंगे। जो दो प्रांत को जीतता है। पहला आपका काशी का है, काशी वाला जो दहेज में ही मिला था, और दूसरा ये अंग है जिसको वह लपेट लिया था। हो गया ना? यहाँ तक हम लोग पहले कहानी को पेन डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब समझ में आया? अब समझ में आया? ये आज ही बार समझ में आएगा बउआ। इस कहानी को तुम फिर चौथा दिन घर में बैठ के पढ़ो तो वो सारी बातें फिर याद आएगा, और नहीं तो बस ताका पर ताके पर रह जाएगा। नहीं, हो गया बउआ? चलिए, क्या लिख रहा तुम लोग? क्षेमा वेमा कर रहा। सबसे पहले हम लोग कहाँ? हर्यक वंश ना है, लिख दीजिए। हर्यक वंश का, सॉरी, मगध का अभी राजधानी कहाँ? ये पहले बता दीजिए। राजगीर। पहले लिख दीजिए मगध की राजधानी राजगीर, और उसको स्टार देके लिखो। गधा ये हमेशा बदलेगा, मूव करेगा, और यही क्वेश्चन ज्यादा डेवलप करता है। मगध की राजधानी, उसको अंडरलाइन करके रखिए, वो हमेशा उस बदलते रहेगा, तो तब ताकि आपको मुख्य रूप से ध्यान पड़े कि यहाँ बदल रहा। मगध की राजधानी कहाँ? राजगीर। अब लिख दीजिए बृहद्रथ वंश के या बृहद्रथ ऊपर में लिख दीजिए। समझ गए? केवल बृहद्रथ ऊपर लिख के संस्थापक बृहद्रथ वाला लिखा हुआ। चलिए, हर्यक पुराना है। चलिए लिख दीजिए हर्यक वंश। हर्यक वंश हेडिंग लगाए। हर्यक वंश हेडिंग लगा के कौन सा राजा का भी हम जिक्र करेंगे, ऐसे कर लीजिए आप लोग। ये हर्यक वंश हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए बिंबिसार। अब बिंबिसार के सारी बातें हम लोग पेन डाउन कर लेंगे। समझ गए? एक बार ऊपर बिंबिसार लिख दीजिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जितनी भी बात अभी हम करेंगे केवल बिंबिसार के संबंध में करेंगे। हो गया बउआ? लिख दीजिए पहला शासक कौन होगा? बिंबिसार। हाँ, तो लिख दीजिए पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखा। पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखा। तुम लोग सेना देख रहा था, देखिए सेना अस्थाई कहाँ आकर हुआ, रखा, अस्थाई सेना रखा। हो गया? दूसरा पॉइंट बनाइए, नियमित कर लागू किया। नियमित कर लागू किया। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बुआ? बिंबिसार ने, अगला पॉइंट लिखे, बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से, बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से, बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत किया। अपनी स्थिति को मजबूत किया।
हो गया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। अगला पॉइंट बना के लिख दीजिए। पहला विवाह कहाँ किया था बुआ? पहला विवाह कहाँ किया है? लिच्छवी। लिच्छवी हो गया। पहला विवाह क्या लिखेंगे? लिच्छवी। पहला विवाह लिच्छवी। लिच्छवी। राजकुमारी कौन है बुआ? चेलना। लिख दीजिए। लिच्छवी राजकुमारी। लिख लिया क्या सब तुम? पूरा भी लिख लिया? अच्छा लिखिए, लिच्छवी राजकुमारी। एक काम कर लेते हैं, हमको एक पहले बात बताइए, गधे की पहचान सिंह से की जाती है कि पूंछ से की जाती है? सिंह से कि पूंछ से? अच्छा एक बात बताइए, गधे का उपनयन संस्कार वाला नाम कौन सा है बउआ? गधे को उपनयन संस्कार होने के बाद कौन सा नाम रखा जाता है? बैसाख नंदन। बैसाख नंदन जानते हैं किसको कहते हैं? गधे को। ए बउआ इधर सुनो, अब सवाल ये उठता है कि उसको बैसाख नंदन क्यों कहते हैं? आप हंसिए नहीं। गधा, हम लोग किसी बेवकूफ पुरुष को गधा कह देते हैं, जो बेवकूफी वाला काम कर जाता है उसको गधा कहते हैं। लेकिन गधा से भी होशियार जानवर होता है क्या? गधा को एक बार रास्ता दिखा दीजिए और एक बार निर्देश दे दीजिए, वो अपने काम को पूरा कर लेगा। क्या मनुष्य में ऐसी गुण पाया जाता है? नहीं। अब समझिए, तो फिर जब इतना होशियार है तो उसको गधा क्यों कहा गया? पहले बात को समझिए, क्यों कहा गया? गधा को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है बैसाख नंदन। गधा का क्या नाम दिया गया है? बैसाख नंदन। बैसाख नंदन इसलिए, अब वो इधर सुनो, बैसाख नंदन उसको इसलिए कहते हैं कि वह बैसाख के दिनों में, आप देखते हैं कि बैसाख के दिनों में वह काफी खुश होता है, समझ गए? और वह सावन भादो को महीना जो है, उस महीने में वह काफी नाराज रहता है। इसके पीछे कारण समझने की प्रयास कीजिए। बैसाख के दिनों में घास फूस कम होता है, खेतों में कम होता है ना। अब गधा क्या किया कि यहाँ से चरना शुरू किया, एक घास यहाँ, एक घास यहाँ, एक घास यहाँ, चरते चरते यहाँ तक पहुंच गया। पीछे देखा तो अरे वाह, हम तो इतना चर लिए, उसका पेट भर गया। बात को समझिए, कैसे गधा उदास रह रहा। आई बात समझ में? गधा थोड़ा मोना घास चरते चरते यहाँ पहुंचा और पीछे देखा था हम तो इतना चर लिए, उसका मन गदगद हो जाता कि हमें खूब चरा। पेट भरे या ना भरे इससे मतलब नहीं है, इतना दूर चर लिया, इसी से वो खुश हो जाता है। आई बात समझ में? अब वह नाराज क्यों रहता है बैसाख के, सॉरी सावन भादो के दिनों में? तो उस समय हर जगह घास मिलता है, समझ गए? अब घास चढ़ते चढ़ते यहाँ तक बढ़त लगा कि मेरा पेट भर गया, पीछे देख रहा था अभी इतनी ऊंचे रहे हैं, फिर उदास है। अब चढ़ते हुए जा रहा फिर भी घास इधर दिखे रहा, इसलिए उदास रहता है, इसीलिए उसको गधा कहते हैं। अब गधा से कम है। जब हम जब ए गधा इधर सुनो, जब हम पढ़ा रहे थे तो तुम लिखने में लगा हुआ। इस बात को ही केवल हमको बचना है कि पढ़ाते समय केवल पढ़ना है, लिखते समय लिखना है। आई बात समझ में? चलिए कंटिन्यू कीजिए। पहला विवाह क्या लिखे बुआ? लिच्छवी राजकुमारी चेलना। और दूसरी विवाह, दूसरा विवाह कौशल की राजकुमारी कौशला देवी। दूसरी विवाह कौशल की राजकुमारी कौशला देवी। कौशल की राजकुमारी कौशला देवी हो गया बउआ। और कौशला देवी जिसके दहेज में क्या, अच्छा छोड़ दीजिए, अगला तीसरा बीवी कौन है बउआ? क्षेमा। तीसरी विवाह लिख दीजिए। तीसरी विवाह मद्रकुल। तीसरी विवाह क्या लिखेंगे? मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा। हो गया। तीसरी राजकुमारी कौन है बुआ? क्षेमा। चलिए तीन विवाह के बारे में हम लोग वर्णन कर लिए। चलिए एक बात और देखा जाता है
ये कौन सा एक मिनट, ये कौन सा बेल्ट है बउआ? यहाँ कौन सा बेल्ट है? गुड। कौन सा महाजनपद है? अवंती। अवंती के राजा एक है राजा चंद प्रदोत, समझ गए? उनको उस समय का, चलिए, कहा गया कि ये जो आप देख रहे हैं अवंती वाला बेल्ट, अवंती के राजा थे राजा चंद प्रदोत। उनको उस समय पीलिया रोग हो गया था। बात को समझिए, उस समय पीलिया जिसको जोंडिस कहते हैं, जोंडिस, और उस समय का भी नाइलाज बीमारी था। अब कहा गया तो वह एक पत्र लिखे, किसको? बिंबिसार को। अभी बिंबिसार अजातशत्रु नहीं बना हुआ। बिंबिसार को एक पत्र लिखे कि आपका जो राजकीय वैद्य हैं उनको मेरे इलाज के लिए भेजिए, हम मरणो स्थिति में हैं। आए समझ में? तो वही यहाँ से बिंबिसार अपने राजकीय वैद्य को भेजते हैं, जिसका नाम क्या है? चरक। जिनका नाम क्या है? चरक। ये भी पॉइंट लिख दीजिए। बिंबिसार के दरबार का राजकीय वैद्य बिंबिसार के दरबार के राज्य वैद्य बिंबिसार के दरबार के राज्य वैद्य चरक, सॉरी वो चरक इसमें नहीं आएगा, इसमें चरक यहाँ वो तो आगे आएगा, वो इसका नाम है जीवक। हाँ, चरक नहीं होगा, उसको थोड़ा सा चरक को हटाकर केवल जीवक कर दीजिए। राजकीय वैद्य कौन है? जीवक, जो अवंती के राजा राजा चंद प्रदोत, राजा चंद प्रदोत का इलाज किया। यहाँ के बाद क्या होता है बउआ? अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, और यहाँ के बाद अगला शासक कौन बनेगा? अजातशत्रु। हो गया। चलिए कहानी को कंटिन्यू कर ले। टाइम बच रहा क्या? टाइम बच रहा है? 20 हो गया, तो इसको यहीं रोक देते हैं। केवल कहानी को थोड़ा सा 5 मिनट खींच लेते हैं ना। अब का ये केवल सुन लीजिए, अब लिखना नहीं है कुछ। कहा गया कि बिंबिसार का बेटा कौन है बउआ? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। कुनिक यह लड़का, कुनिक या पितृहंता, समझ गए? पितृहंता, पिता का हत्या करने वाले को पितृहंता कहा गया है, समझ गए? अब आइए, कहा गया कि अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है, तो उसके पहले वह कहाँ का प्रशासक था? अंग महाजनपद का वह प्रशासक था। ये क्या किया? चलिए इसका पहले कर लेते हैं, अब सुन लेते हैं। पहले ये कहाँ का भी प्रशासक था बउआ? अंग का ये प्रशासक था। अब जब अपने पिता की हत्या करने के बाद यह 3 जगहों से उसका संबंध खराब हो गया। अब ये 3 जगहों से उसको हमेशा डर लगा रहता था कि कब वह हम पर हमला कर देगा। इस हमला से बचने के लिए उस समय राजा लोग कहाँ रहता था? इस समय बिंबिसार कहाँ रहता था? एक बात हमेशा मान के चलिए, जितना भी राजा होगा सब अपनी राजधानी में रहेगा, समझ गए? जितना भी राजा बनेगा सबका होगा कि वो अपने राजधानी में ही रहेगा, समझ गए? या जहां वो रहने लगेगा वहां राजधानी बनवा देगा, समझ गए? तो आइए, इस समय अभी मगध का राजधानी कहाँ? राजगीर। अजातशत्रु कहाँ रह रहा होगा? अब इसको डर लग रहा होगा। आइए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये जो बेल्ट देख रहे हैं ये राजगीर में अभी रह रहा है, और उसका हमेशा डर है कि कहीं बज्जी पटना वाला बेल्ट में हमला ना कर दे, है ना? ठीक सोचा कि
क्यों ना हम वहां एक छावनी बना दे कि अगर हमला करेगा तो पहले तो उस छावनी से लड़ेगा, तब तक यहाँ हमको सूचना मिल जाएगा, हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या किया कि पहली बार गंगा और सोन के संगम पर कि क्या चीज का निर्माण करवाया, पुलिस छावनी का या सैनिक छावनी का निर्माण करवाया। अर्थात कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? इसके पहले कोई पाटलिपुत्र नहीं है। जब ये पुलिस छावनी बनाता तो कहाँ बना भाई? तो पाटलिपुत्र में बना है। समझ गए? मतलब उस समय ग्राम जैसा बना हुआ था। तो क्वेश्चन यही बनता, हाँ, कहा गया किसका क्वेश्चन यही बनेगा कि पटना का स्थापना किसने किया। समझ गए? ये पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करवा देगा कि पाटलिपुत्र नगर अगर ऐड कर दिया तो उसका स्थापना किसने करवाया? इसका उद्यान। अब उद्यान करवाएगा, इसका मतलब है कि पटना को और राजधानी बनाएगा। चलिए, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि इस वंश में कौन शासक पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, तो नाम क्या हो जाएगा? उद्यान। पटना नगर बसाने वाला कौन हो जाएगा? पटना नगर बसाने वाला उद्यान हो गया। अब आइए इस चीज को थोड़ा सा समझिए। कहा गया कि ये जो अजातशत्रु है ये कम बुद्धिमान नहीं था। समझ गए? ये तो पहले इस बेल्ट में छावनी बना दिया। अब छावनी बनाने के बाद यहाँ देख रहा कि कोई भी हमला करेगा तो पहले छावनी से लड़ेगा, उसके बाद है ना राजगीर पहुंचेगा। इस प्रकार हुआ, राजगीर में आराम से किलाबंदी करके रह रहा था। अब हुआ क्या, इसके दिमाग में उथल पुथल मचना शुरू हो गया कि कैसे धीरे धीरे सबको लपेट ले। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले तो बज्जी है और बज्जी सबसे मजबूत है, बज्जी से निपटना सबके बस की बात नहीं था। ये क्या किया कि यहाँ कूटनीति लागू कर दी। अभी हम आपको बताए थे कि बज्जी जो है बहुत सारे कुलों का संगम है, बहुत सारे कुल मिले हुए हैं, उसी का एक कुल है लिच्छवी राजकुमारी। समझ गए? ये बुद्धिमानी क्या किया कि सभी कुल को आपस में ही किसी न किसी प्रकार करके उल्टा दिया, मतलब आपसी विभेद उत्पन्न कर दिया। अब ये कमजोर की स्थिति में आ गया। समझ गए? ये क्या, जब अब आपसे में लड़ेगा तो निश्चित रूप से कमजोर होगा, लेकिन इतना भी कमजोर न हो गया कि कोई एरू गैरू आ जाए और उसको हरा दे, इतना भी कमजोर नहीं हो गया था। समझ गए? तो पहला कमजोर तो कर दिया उसको तोड़कर, और दूसरा ही क्या कर दिया कि लड़ाई में पहली बार रथशिला, बोलिए, लड़ाई में किसका किसका प्रयोग किया था? ये बोलिए, महाशिला कंटक और मुसल, ये दो गो लड़ाई का आधुनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। अब सवाल ये उठता कि महाशिला कंटक है क्या? गुलेल देख रहे हैं? गुलेल का बड़ा स्वरूप जो होता है वही क्या है? महाशिला कंटक। समझ गए? और ये जो रथ मुसल देख रहे हैं ये क्या है? ये रथ गुलेल देख रहा है बउआ, गुलेल से हम किसी छोटी छोटी चीज को दूर तक फेंक पाते हैं ना, उस प्रकार वो क्या किया, कितना बड़ा बड़ा पत्थर को वो फेंकने में सक्षम था, जिसको क्या कहा गया? महाशिला कंटक। समझ गए? और दूसरा चीज देख रहे हैं, रथ मुसल जो देख रहे हैं, रथ पर वह इतना बड़ा बड़ा बोल्डर ले लेके चल रहा है, जहां देखा दो चार सेना लोहड़ा दिया, बस पार घाट उसका लग जा रहा था। ये दोनों चीज का प्रयोग करके बज्जी का हालत खराब कर दिया और बज्जी पर अधिकार कर लिया। समझ गए? बज्जी पर अधिकार किसने किया? आप बताइए कि राजा प्रसेनजीत जो यहाँ भी हैं इस बेल्ट में, उनका क्या स्थिति रहा होगा? जब बज्जी ऐसा को निपट दिया तभी इनका कोई स्थिति रहेगा? अब ये भी लग रहा कि कहीं अब हमको न लपेट ले, तो फिर से यहाँ का इनकम वो कंटिन्यू कर दे। समझ गए? अरे बज्जी ऐसा जब निपट गया तो ये सब क्या करेगा? अब लगा कि एक तो बज्जी निपट लिया, कहीं हमको भी ना निपट ले, उससे बढ़िया लो भाई काशी का इनकम कंटिन्यू कर दिए। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि डर से दे दिए हो, कुछ इतिहासकार का कहना कि नहीं, फिर से आजाद राजा प्रसेनजीत की बेटी से विवाह किए और फिर से दहेज के रूप में काशी मिला। समझ गए? ये चीजें कहीं कहीं आता है, लेकिन उतना हमको नहीं जानना, केवल इतना ही जानना कि फिर से इसका काशी का इनकम कंटिन्यू हो गया। कैसे? उतना चलता होगा,
देखिए आप ये कहते हैं, एक मिनट, ए लड़का, विवाह की जहां तक बात कर लेते हैं, तो बहुत ऐसे जाति हैं जिसका विवाह अपने गोत्र में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? गोत्र का मतलब गोतिया, कहीं ना कहीं हम लोग भाई बहन रहे होंगे, यही कॉन्सेप्ट के कारण अपने गोत्र में नहीं होता ना। लेकिन बहुत ऐसी प्रजातियां, ए लड़की, बहुत ऐसी जातियां हैं जिसका कहना है कि हम दूसरे गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा गोत्र जो है, दूसरा कुल खानदान जो, पता ना कैसन कैसन उसका जेनेटिक सिस्टम होगा। क्यों ना, उससे बेटर है कि हम अपने वाला में सेफ और सुरक्षित रहें। तो इसीलिए भूल जाइए, कुछ लोग हैं जो अपने गोत्र में शादी करेगा, तो कुछ लोग अपने गोत्र से हट के शादी करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए छोड़ दीजिए। वहां फिर से उसकी शादियां कहाँ होती है? राजा प्रसेनजीत की बहन से, सॉरी बेटी से। बहन से विवाह तो बिंबिसार ही किया था, समझ गए ना। इस प्रकार अब इसको काशी से भी इनकम कंटिन्यू हो गया। ये जो मगध वाला बेल्ट देख रहे हैं, सबको धीरे धीरे ये लपेट लेता। आई बात समझ में? लेकिन लपेटने से क्या होगा? बेटा आपको छोड़ेगा तो नहीं है, लड़का। हो गया। अब कहा गया कि ये काफी अपने क्षेत्र में इजाफा किया, काफी नाम कमाया, लेकिन फिर भी बेटा उसको पार घाट लगा दिया। और अगला शासक के रूप में कौन उभर गया? उदयन। समझ गए? अगला शासक के रूप में कौन आया? उदयन। अब उदयन, लड़का सुनो, उदयन क्या करता है कि जब मेरे पास इतना बड़ा बेल्ट हो गया तो हम राजगीर में रह झक मारेंगे, चलो अब पटना। ये क्या करता है कि अपनी राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। इसलिए माना जाता है कि पटना में नगर का स्थापना किसने किया? तो उदयन। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? वो नहीं, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ही बनाया। वो केवल पटना का या पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, बाकी शहर बनाएगा या राजधानी ट्रांसफर करेगा, सब काम यही करेगा। आज का क्लास यहीं एंड करेंगे, लेकिन कल स्टार्ट कहाँ से होगा? फिर यहीं से, अजातशत्रु से। हो गया? अजातशत्रु लिख ले, टाइम बच रहा क्या? चलिए लिख लीजिए। अंग नहीं जीता था बुआ, अंग बिंबिसार ही ना मिला था। बिंबिसार जीता तब ना अजातशत्रु का प्रशासक बनाया था। तो लिख दीजिए एक पॉइंट उसमें और बुआ, बिंबिसार वाला में लिख दीजिए कि अंग को मगध में मिलाया, अंग को मगध में मिलाया, और वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया था बुआ? अजातशत्रु को। अंग को मगध में मिलाया और वहां का प्रशासक अजातशत्रु को नियुक्त किया। वहां का प्रशासक अजातशत्रु को नियुक्त किया। अजातशत्रु का पहला पॉइंट बनाइए। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए वो अजातशत्रु में। अजातशत्रु पिता की हत्या करके शासक बना, अजातशत्रु पिता की हत्या करके शासक बना, इसलिए उसे पितृहंता भी कहते हैं। सुनिए, केवल ध्यान से लिखिए। अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर शासक बना, अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर शासक बना, इसलिए उसे पितृहंता भी कहते हैं, इसलिए उसे पितृहंता भी कहते हैं। हो गया? पितृहंता। दूसरी चीज लिख दीजिए, अगला पॉइंट। अजातशत्रु शासक बनने के पूर्व, अजातशत्रु शासक बनने के पूर्व, अजातशत्रु शासक बनने के पूर्व कहाँ का प्रशासक था वो? अंग का। लिख दीजिए,
अंग का प्रशासक था। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अजातशत्रु ने कहा छावनी बनवाया था बउआ? किसका संगम पर? गंगा और सोन की संगम। कौन सा बेल्ट? दानापुर बेल्ट। लिख दीजिए, अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर, गंगा और सोन के संगम पर सैनिक छावनी, गंगा और सोन के संगम पर सैनिक छावनी, सैनिक छावनी के रूप में क्या लिखित? छावनी के रूप में पाटलीग्राम, पाटलीग्राम, हाँ पाटलिपुत्र जिसको कहेंगे, पाटलीग्राम का स्थापना किया। हो गया। अगला पॉइंट क्या हुआ? अगला पॉइंट बनाइए, बज्जी के खिलाफ, बज्जी के खिलाफ, बज्जी के खिलाफ किसका किसका प्रयोग किया? रथ मूसल और महाशिला कंटक, रथ मूसल और महाशिला कंटक, रथ मूसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। हो गया। नए हथियारों के रूप में, नए हथियारों के रूप में नए हथियारों के रूप में प्रयोग किया, प्रयोग किया और बज्जी को मगध के साम्राज्य में मिलाया, और बज्जी को मगध के साम्राज्य में मिलाया। हो गया। अगला अगला काम क्या करता हुआ फिर? काशी, काशी फिर से ना ले लेता है। लिख दीजिए, अजातशत्रु, अजातशत्रु ने हो गया, अजातशत्रु ने राजा प्रसेनजीत की बेटी, नाम यह है याद किसी को? हाँ क्या नाम उसका? दुर्धरा नहीं, बजीरा। हाँ, राजा प्रसेनजीत की बेटी बजीरा, राजा प्रसेनजीत की बेटी बजीरा से विवाह किया, विवाह किया और काशी से, और काशी से प्राप्त आय पर अधिकार किया। प्राप्त आय, प्राप्त आय पर अधिकार किया। चलिए अब हमको ये केवल बता दीजिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ बुआ? है ना, 483 ईस्वी पूर्व। अब देखिए एक मिनट, कहानी को थोड़ा सा लिंक कीजिए। कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व होता है और वही साल प्रथम बौद्ध संगीति होता है। कहाँ? राजगीर में। हो गया ना, प्रथम बौद्ध संगीति होता है। और उस समय शासक कौन हुआ करता था? तो ये अजातशत्रु। मतलब ये अभी जितनी भी हम कहानी कर रहे हैं किस समय का कर रहे हैं? 483 ईस्वी के आसपास की हम बात कर रहे हैं। हो गया, तो लिख दीजिए, अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय
लिख दिए। अजात शत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसने प्रथम बौद्ध संगीति, इसने प्रथम, इसने का मतलब कौन? अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाएगा? राजगृह में करवाएगा। हो गया बउआ। अगला शासक कौन बनेगा? उद्यन। उद्यन, उद्यन के बारे में आप क्या जानते हैं? उसका बेटा है। हाँ, पहले क्या क्या, ये किसका बेटा है बउआ? अजात शत्रु का बेटा। ये भी अपने पिता की हत्या करेगा और ये भी यहाँ का शासक बनेगा। अब दूसरी बातें हैं कि उद्यन, ये जो क्या है बउआ, पहली बार अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। कहाँ? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र नगर का स्थापना करता है और इसने नगर की बात है। चलिए दूसरी चीज है, लड़का तुम लोग इतना बातें करने लगता ना, इससे और कोई भी बातें नहीं है। ये केवल अजात शत्रु का बेटा है। यह राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, समझ गए। और ये क्या करता है? पटना नगर का स्थापना करता है और बस इसकी कहानी खत्म। ये 2-3 बात इसमें लिखना है। उसके किसका? गधा स्वामी है। इतना पढ़ने के बाद ही तुमको पता नहीं चला कि प्रतापी राजा कौन है? प्रतापी राजा कहने का मतलब क्या है? वैसे राजा जो ज्यादा चहल पहल, ज्यादा युद्ध करेगा, ज्यादा प्रभावी होगा। अजात शत्रु को भी देखा गया अच्छा खासा बज्जी को हराया, ये कम बात है गधा। और दूसरा अगर बात करेंगे यहाँ बिंबिसार, इसके पहले अगर बिंबिसार और बाकी सब तो ऐसे ही था, हो गया ना। तो उद्यन की भी 4 लाइन लिख के इसको खत्म कर दीजिए, अगला आ जाएगा। नहीं, ज्यादा क्या हो जाएगा? उद्यन में 4 लाइन तो लिखना ही है। उद्यन का केवल लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? उद्यन का 2-3 बात लिख के बंद कर दीजिए। ऐसे इतने को बचा हुआ रहेगा कोना में। कहा ला उद्यन पहला शासक है जिसने, उद्यन पहला शासक है जिसने, उद्यन पहला शासक है जिसने जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनवाया, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। हो गया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, पटना नगर का स्थापना किया। पटना नगर का स्थापना किया। बस एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिए स्टार लगा के कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। चलिए, हर्यक खत्म ही हो गया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था।